आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 जो था हम लोगों का दो ध्रुवीयता का अंत, ये वाला है। और इससे पहले जो हम लोगों का चैप्टर था उसको तो हटा दिया गया है। तो इसमें हम लोग आज डिटेल में चैप्टर को समझेंगे कि चैप्टर में वास्तव में हम लोगों को दिया क्या है, और उसके बाद फिर जा करके हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को देखेंगे कि इसमें शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन दोनों को देखेंगे। तो जैसे कि हम लोगों को इसमें अध्याय में बोला गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व की राजनीति दो गुटों में बदल गई। यदि हम लोग बात करें विश्व युद्ध के समय, विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो विश्व युद्ध का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि विश्व युद्ध का मतलब क्या है। तो विश्व युद्ध का मतलब होता है कि जब किसी युद्ध में देश, पूरे वर्ल्ड के या पूरे विश्व के अधिकांश देश उसमें शामिल हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है विश्व युद्ध। और विश्व युद्ध के समय हम लोगों ने ये देखा था कि पूरे विश्व का अधिकांश देश जो थे वो दो गुटों में बटा हुआ था। दो गुटों का कहने का मतलब ये है कि दो दल में बट गए थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला जो था वो मित्र राष्ट्र था और दूसरा जो था वो धुरी राष्ट्र था। ठीक है, इस गुट का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किया और दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत रूस ने किया था। हम लोग दोनों गुट का यदि बात करें तो पहला गुट जो था जिसका नेतृत्व का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, तो पहला जो गुट था उसका रास्ता दिखाने वाले काम किए थे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, और दूसरा जो था वो किए थे संयुक्त रूस ने। ठीक है, संयुक्त रूस कहने का मतलब ये है सोवियत संघ। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का है। ठीक है, स्पेशली शीत युद्ध के समय का। ठीक है, नहीं तो यदि हम लोग बात करें शीत युद्ध से पहले, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में दो देश के कारण ये ज़्यादातर युद्ध हुआ था। पहला तो हम लोग जर्मनी का नाम जानते ही है कि जर्मनी के कारण ही ये युद्ध हुआ था। और जर्मनी जब दूसरे जैसे ऑस्ट्रिया वगैरह इन सभी देशों को गुलाम बनाता चला गया, तब जाकर के ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अमेरिका सोचता था कि मेरे पास ज़्यादा ताकत है, और सोवियत संघ सोचता था, मतलब रूस और रूस के साथ और भी जो पार्टी मिला हुआ था वो सोचता था कि मेरे पास ज़्यादा ताकत है। तो इसी के कारण जो है दोनों के बीच जो है ताकत प्रदर्शनी होने लगा। ताकत प्रदर्शनी किस प्रकार होने लगा, रूस अपना ताकत दिखाता चला गया और अमेरिका अपना ताकत दिखाता चला गया। इस प्रकार से इस गुटबंदी के कारण विश्व लगभग दो गुटों में विभाजित हो गया। इसके साथ ही शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। और जब दो गुटों में बट गया तो जिसके कारण क्या हुआ कि ये शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध का वास्तविक मतलब होता क्या है, यदि हम लोग समझे शीत युद्ध, तो शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। तो शीत युद्ध का मतलब होता है कि एक ऐसा युद्ध जिसकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है परंतु किसी कारण से वह युद्ध नहीं होती है, तो इसको कहा जाता है शीत युद्ध। शीत युद्ध का समय 1990 तक माना जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1990 तक जो है ये शीत युद्ध चला था। साथ ही बात करें कि दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और इस संघ की सभी इकाइयां स्वतंत्र राज्यों में परिवर्तित हो गया। और उसके बाद फिर 1990 के बाद 1991 को क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, मतलब सोवियत संघ नाम का जो देश था वो टूट गया और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में विभाजित हो गया। ठीक है, इसके कारण विश्व की राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में रह गई। अब देखो, जब रूस जो है, मतलब सोवियत संघ जब पूरी तरीके से टूट गया तो एकमात्र अमेरिका जो है वही एक शक्तिशाली देश के रूप में रह गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में किसी स्पर्धा तथा संघर्ष का संभावना न रही और इससे शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। अब हुआ ये कि कोई एक देश, अब मान लेते दो देश जब तक शक्तिशाली रहेगा तब तक वो युद्ध करता रहेगा, परंतु जब दो देशों में से कोई एक देश शक्तिशाली रह जाएगा और एक देश कमजोर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है उसी का शासन रह जाएगा, और उसी का जब शासन रहेगा तो यदि वो चाहे तो वो युद्ध समाप्त हो सकती है और यदि वो ना चाहे तो वो युद्ध समाप्त नहीं होती है। तो जब विघटन हो गया सोवियत संघ का, तो उसके बाद फिर देखा जाए तो अमेरिका अकेला शक्तिशाली देश रह गया, और अमेरिका अकेले शक्तिशाली रहने के कारण क्या हुआ कि उसी का वर्चस्व वहां पर बना रहा। ठीक है, यदि बात करें 1980 के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी और उसके आर्थिक विकास कम होने लगा। यदि हम लोग बात करें कि 1980 के बाद, तो 1980 के बाद जो है
सोवियत संघ लड़खड़ाने लगी थी, मतलब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। वास्तव में अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब युद्ध में सोवियत संघ बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा, तो युद्ध में बहुत ज़्यादा जुड़ा रहने के कारण समस्या ये हुआ कि उसके पास पैसे की कमी होने लगी, और जब पैसे की कमी होने लगी तो उसको जो भी आवश्यकता की वस्तु चाहिए होती थी, वो आवश्यकता की वस्तुएं नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं गड़बड़ा गई थी, जिसके कारण वो अपने गठबंधन के सदस्य देशों तथा अन्य मित्रों को किसी प्रकार की आर्थिक तथा सैनिक सहायता देने में कठिनाई महसूस करने लगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब उसकी खुद की आर्थिक अर्थव्यवस्था खराब होती चली गई, तो उनके मित्र देश, मतलब जो देश उनके साथ जुड़े हुए थे, उन सभी देशों को वो सेना भेजने में थोड़ा बहुत घबराने लगे थे कि यदि उसको हम सेना भेजेंगे तो फिर क्या होगा, उस पर भी हमें को खर्चा करना पड़ेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि मेरा और ज़्यादा खर्चा बढ़ता जाएगा और मेरा आर्थिक स्थिति जो है और ज़्यादा खराब होता रहेगा। और इसी के कारण जो है उन्होंने सहायता देने में कठिनाई महसूस किया। आगे बात करें कि इसके साथ ही 1985 में सोवियत संघ की बागडोर मिखाइल गोर्बाचेव के हाथों में आ गई, जो उदार समझौतावादी कूटनीति और सह अस्तित्व की भावना का समर्थक था और साम्यवादी दल की तानाशाही को भी उचित नहीं मानता था। देखिए 1985 के बाद का यदि बात करें तो 1985 के बाद सोवियत संघ का बागडोर, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो राष्ट्रपति जो बने, उस व्यक्ति का नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति बनने के बाद जो है उन्होंने अपने कूटनीति की सहायता से और अपने भावना, मतलब अच्छी भावना की सहायता से क्या किया कि उन्होंने कोशिश किया कि किसी ना किसी प्रकार से हम लोग इस युद्ध को समाप्त कर दे, ताकि क्या होगा कि आर्थिक स्थिति को फिर से पटरी पर लाया जा सके। ठीक है, इन्हीं दिनों पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों में साम्यवादी दल की तानाशाही के विरुद्ध आंदोलन होने लगा, और ये जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो तानाशाही शासक का विरोध करते थे। तानाशाही शासक का विरोध करते थे कहने का मतलब यह है कि वो चाहते थे कि शासक बने लेकिन तानाशाही नहीं। तानाशाही शासक किसको कहा जाता है? तो तानाशाही शासक एक ऐसे शासक को कहा जाता है जो अपने मन मर्जी से ही काम करते हैं, किसी दूसरे का बात सुनते नहीं, उनको तानाशाही कहा जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में क्या किया, उन्होंने उसका विरोध किया, और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बाकी और भी जितने भी लोग थे या और भी देशों के जो लोग थे, उन्होंने तानाशाही शासक के विरुद्ध आंदोलन करने लगे। उसने इन देशों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र का समर्थन किया, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि इन देशों के स्वतंत्रता, मतलब जो देश रूस के साथ जुड़ा हुआ था वो देश आज़ाद जब हो गया तो आज़ाद होने के बाद उनको स्वतंत्रता मिली, और जब स्वतंत्रता मिली तो बाकी और भी जो लोग थे या और भी जो देश थे उन्होंने क्या किया, इसका समर्थन किया। ठीक है, उसने वार्सा समझौता भी भंग करने का निर्णय किया। उन्होंने वार्सा समझौता जो था उस वार्सा समझौता को भी भंग कर दिया। अब ये वार्सा समझौता क्या था? तो वार्सा समझौता एक ऐसा समझौता था जिसके अनुसार रूस के साथ और भी जो देश है वो जुड़े थे इसी समझौता के अनुसार। ठीक है, तो इस समझौता को ही भंग कर दिया, इस समझौता को ही हटा दिया, तो बाकी देश जो है खुद को अब आजाद महसूस करने लगे। ठीक है, 1980 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया, और 3 अक्टूबर 1990 को एकीकरण हो गया। यदि हम लोग बात करें कि 1980 में बर्लिन का एक दीवार जो बनाया गया था 1980 के पहले, तो 1980 में बर्लिन का दीवार को गिरा दिया गया। ठीक है, अब बर्लिन के दीवार को गिरा दिया और उसके बाद 3 अक्टूबर 1990 को क्या हुआ, जर्मनी एकीकृत हो गया। जर्मनी को जब एकीकृत घोषित किया गया, वास्तव में एकीकृत का मतलब क्या होता है? तो एकीकृत का मतलब यदि समझे तो एक ऐसा देश जो अलग अलग भागों में या अलग अलग राज्यों में जब बटा हुआ होता है और उसका नाम भी अलग अलग होता है, तो उन सभी को जोड़ करके जब एक घोषित कर दिया जाए तो उसको उसका एकीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो जब जर्मनी को भी अब एकीकृत कर दिया गया तो उसके बाद जुलाई 1990 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि दोनों गुटों के बीच चला आ रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया। और उसके बाद फिर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने जुलाई 1990 को घोषणा किया कि अब जो शीत युद्ध चल रहा है हम दोनों के बीच, तब ये शीत युद्ध क्या हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन भी हुआ और इसकी सभी इकाइयाँ स्वतंत्र राज्य बन गई।
और उसके बाद फिर 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। और सोवियत संघ विघटन होने के बाद जितने भी राज्य उनके साथ या जितने भी देश उनके साथ जुड़ा हुआ था, उन सभी देशों को क्या कर दिया गया, तो स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। और स्वतंत्र घोषित कर दिया गया जिसमें आप लोगों को पता है, जैसे कि यूक्रेन का तो नाम अभी आप लोग सुन ही रहे हो कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी हो रहा है, लेकिन पास्ट में यदि हम लोग देखें तो यूक्रेन भी कभी रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 में जब विघटन हुआ सोवियत संघ का, तो फिर ये दोनों देश जो है अलग अलग बन गया। ऐसे सिर्फ दोनों देश ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे देश थे उनके साथ जुड़ा हुआ, जो कि अलग अलग हो गए। सोवियत संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता रूस को ही दी गई। लेकिन सोवियत संघ का यदि हम लोग या सोवियत का यदि सुरक्षा का बात करें कि हेड कौन बना रहेगा, चलो सब तो अलग अलग हो गया अब, लेकिन कोई तो एक ऐसा होगा जिसके पास सारा हथियार वगैरह रहेगा, तो वो सारा का सारा सुरक्षा का, या तो कोई बोल सकते हो हथियारों का ताकत वगैरह, या अध्यक्ष बोल सकते हो एक तरीके से, तो ये जो है रूस के पास ही सब रखा गया। ठीक है। साम्यवादी देशों में बहुदलीय व्यवस्था, लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और साम्यवादी दल की तानाशाही को समाप्त कर दिया गया। साम्यवादी देशों में यदि बात करें उस टाइम, तो बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि वैसे व्यवस्था वहां पर किया गया जिसमें एक नहीं एक से अधिक राजनीतिक दल जो है वहां पर रहेंगे। साथ ही साथ जो तानाशाही शासन व्यवस्था थी उसको भी पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार संसार में दो ध्रुवीयता का अंत हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में मैदान में रह गया। और इस प्रकार से हम लोग देखें तो क्या हो गया, तो जो शीत युद्ध था या तो फिर दो ध्रुवीयता था। दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है? दो ध्रुवीयता का मतलब जब विश्व के अधिकांश देश दो गुटों में बट जाता है, ठीक है, या तो फिर दो देशों के पास पूरी की पूरी शक्ति आ जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं दो ध्रुवीयता। और सोवियत संघ के टूट जाने से ये दो ध्रुवीयता का अंत हो गया और अमेरिका ही पूरे वर्ल्ड में एकमात्र जो है शक्तिशाली देश के रूप में बच गया। ठीक है। साथ ही हम लोगों को बताया जा रहा है सोवियत संघ के विघटन के बाद अलग हुए देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। और उसके बाद ये फिर यदि बात करें सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो ऐसा नहीं कि भारत के साथ खराब संबंध रहा। अब बोलोगे सर भारत के साथ इसमें क्या है? तो देखिए, जब दो ध्रुवीयता हो रही थी, मतलब सभी दोनों देश अपने साथ जो है बहुत ज़्यादा शक्ति जमा कर रहे थे, तो भारत ने जो है किसी भी गुट को नहीं चुना, मतलब गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया। अब आप लोग बोलोगे कि सर गुट निरपेक्ष नीति का मतलब क्या होता है? तो गुट निरपेक्ष नीति का मतलब होता है कि एक ऐसा तरीका जिसमें कोई देश किसी भी शक्तिशाली देश के साथ जुड़ना नहीं चाहता है, बल्कि वो अकेले रहना पसंद करता है, युद्ध करना पसंद नहीं करता है, तो या तो फिर किसी गुट में शामिल होना नहीं चाहता है। इसको कहा जाता है गुट निरपेक्ष नीति। और जिस टाइम गुट निरपेक्ष नीति भारत में चल रही थी उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और उन्होंने कोशिश किया कि हम लोग किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर उन्होंने किसी भी गुट को क्यों नहीं समझाया, मतलब किसी भी गुट को जो है क्यों नहीं अपनाया? तो किसी भी गुट को अपनाने से दिक्कत ये होता है कि अपने सेना को भी उस युद्ध में भेजना पड़ता, और अपने सेना को यदि युद्ध में भेजना पड़ता तो उसमें क्या होता है, युद्ध में ज़्यादा पैसा खर्चा होता, हो सकता है सेना की भी मृत्यु होती। और यही सब सोच करके भारत में गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया। ठीक है। तो गुट निरपेक्ष नीति अपनाने के बावजूद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, भारत किसी के पक्ष में नहीं रहा। इसके बावजूद भारत के साथ जो है सोवियत संघ का और भी जितने भी देश थे उन सभी का संबंध अच्छा रहा था। ठीक है। और अभी भी है। विशेष रूप से रूस के साथ गहरे संबंध है। यदि हम लोग बात करें तो अभी जो है भारत का संबंध रूस के साथ बहुत अच्छा ही है, तो आप सभी को पता ही होगा। अभी जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो भारत क्या कर रहा है, रूस से बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल खरीदता है ना। आगे बात करें कि भारत को रूस के साथ संबंध रखने में अनेक लाभ हुए, जैसे कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, सूचनाओं का आदान प्रदान आदि। अब जैसे आप बोलोगे कश्मीर इशू क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि एक समय ऐसा था कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले से मतलब परमाणु हथियार से हमला करने वाला था और अमेरिका भी उसका समर्थन कर रहा था। अब परमाणु हथियार होने ही वाला था कि उस टाइम रूस जो है भारत के साथ आकर के मिल गया और कहा कि यदि आप भारत पर आक्रमण करते हो तो हम भी आप पर आक्रमण करेंगे। तो इस प्रकार से भारत जो कश्मीर का इशू के कारण पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हो रहा था
तो रूस का सपोर्ट करने के कारण जो है वो युद्ध हुआ नहीं। तो एक तरीके से भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। दूसरा, यदि ऊर्जा आपूर्ति का बात करें तो ऊर्जा आपूर्ति के अनुसार भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। साथ ही साथ सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान मतलब बहुत सारे अंतरिक्ष में ऐसे जानकारी है जो रूस वाले क्या करते हैं, हमारे भारत देश को देते हैं। और जब हमारे भारत देश को देते हैं तो उसकी सहायता से हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि रूस के द्वारा कुछ सूचनाएं दी गई थी और उस सूचना के आधार पर आप लोग बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत मात्रा में भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करते टाइम या तो फिर लैंडिंग करते टाइम चंद्रयान को, तो उसमें कहीं ना कहीं मदद मिली थी। आगे बात करें, रूस को भी भारत के संबंध से लाभ हुए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत को ही लाभ हुए, रूस को भी इस संबंध से क्या हुआ है, लाभ हुआ है। जैसे रूस के हथियारों का भारत द्वारा खरीद, सामानों की खरीदारी आदि, भारत से तेल का आयात करना। देखो एक तरीके से हम लोग देखें, जैसे भारत क्या करता है, रूस से बहुत सारा हथियार वगैरह खरीदता है। जैसे कि आप लोग S-400 का नाम सुने होंगे। S-400 क्या है, तो S-400 का यदि बात करें तो वो एक मिसाइल सिस्टम है जो यदि किसी देश पर परमाणु बम से या किसी भी बम से हमला किया जाता है तो S-400 क्या करता है, उस परमाणु हमले को हवा में ही रोक देता है। ठीक है, तो S-400 ऐसे मिसाइल है जो कि भारत को बेचा गया है रूस के द्वारा। भारत को जब हथियार वगैरह मिल रहा है तो भारत भी क्या करता है, रूस से कच्चे तेल खरीदते हैं, बदले में क्या करते हैं, भारत में उत्पादन होने वाले जैसे दवाई वगैरह जो है, ये सब सामान जो है रूस को बेचते हैं। और अभी तो आप लोगों को पता है, रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो है भारत बहुत सारे सामानों को रूस को बेचते हैं। भारत रूस की पारंपरिक योजना के लिए महत्वपूर्ण है, वो अंतरिक्ष उद्योग में भी सहायक है। जैसे कि अभी अभी आप लोगों को बताया कि अंतरिक्ष उद्योग में भी भारत का सहायता करता है कौन, रूस। अभी आप लोगों को लग ही रहा होगा शायद कि चले भारत तो अभी चांद पर चला गया, या यहाँ तक कि मंगलयान लॉन्च कर, मतलब मंगल तक पहुँच गया है, तो क्या ऐसे ही क्या रूस ऐसा कुछ नहीं किया? बिल्कुल किया है। यदि हम लोग पूरा बात करें पूरा वर्ल्ड में, तो सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रसिया के ही। ठीक है, उसी प्रकार यदि बात करें कि चांद पर नहीं पहुंचा रसिया, बिल्कुल पहुंचा है, चांद पर भी पहुंचा है। उसके बाद फिर बहुत सारे मिशन जो है रूस के द्वारा किया गया है। और अंतरिक्ष के मामले पर यदि देखिए तो रूस जो है अभी भारत से बहुत आगे है। ठीक है, तो इस प्रकार वो अपने टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं भारत को शेयर करता है, जिससे भारत को भी सहायता होती है। और दोनों देशों में सभी वैज्ञानिक परियोजनाएं चल रही है। और इस प्रकार यदि देखिए दोनों देशों में वैज्ञानिक परियोजनाएं भी चल रही है। ऐसा नहीं कि हमारा वैज्ञानिक जो है सिर्फ रूस के पास जा करके काम कर रहे हैं, रूस के वैज्ञानिक भी भारत आकर के भारत के वैज्ञानिकों के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। वास्तव में वर्तमान समय में सोवियत संघ का पूर्ण रूप से विघटन हो गया है, जिसके कारण दो ध्रुवीयता का अंत हो चुका है। और एक तरीके से हम लोग देखें तो पूरी तरीके से अभी वर्तमान समय में जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया है। अभी हर एक देश जो कि उस टाइम रूस के साथ मिला हुआ था या रूस के साथ जुड़ा हुआ था, वो सभी अभी अलग अलग देश के रूप में विभाजित हो गए हैं। और प्रकट रूप में यदि बात करें या अभी के समय में बात करें तो अमेरिका विश्व का एकमात्र महाशक्ति बन चुका है। फिर भी विश्व राजनीतिक रूप से रूस और भारत का भी प्रभावपूर्ण स्थान है। ठीक है, यदि हम लोग देखें तो भले ही अमेरिका अभी एक अकेला शक्तिशाली देश बना है, लेकिन इसके बावजूद भारत और रूस का अभी संबंध जो है बहुत अच्छा है। ठीक है ना।